हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हमारी क्लास के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी जीके जीएस की क्लास चल रही है, जो कि आपके एएमओ, यूनानी, एमओसीएच और होम्योपैथिक के एग्ज़ाम में आएगा। वो पार्ट की हम क्लासेस करवा रहे हैं। आप सभी को पता है, आपकी एग्ज़ाम में अलग अलग वरीयता के मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से जीके का पैटर्न आएगा। जैसे कि आपको पता है, एएमओ में 30 मार्क्स का आएगा, होम्योपैथिक में 30 मार्क्स का आएगा, यूनानी और एमओसीएच के अंदर 50 मार्क्स का आएगा। तो अलग अलग अंकों की वरीयता के साथ साथ अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। बट आपके सभी के ये कॉमन पार्ट है, तो इस पार्ट को हम कवर कर रहे हैं 1 बाय 1 हमारी क्लासेस के अंदर। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर अपकमिंग क्लास। और साथ में अगर आपको इस क्लास का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। और कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। और हम कर रहे हैं हमारी क्लास के अंदर हिस्ट्री का टॉपिक। हिस्ट्री के अंदर भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है जीके के अंदर, जो कि जिसकी ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री पे मूव करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ आप सभी को, अगर आपको जो एमओसीएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए कम्युनिटी पार्ट जो आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर 25 मार्क्स का, उसकी क्लासेस विद थ्योरी प्लस एमसीक्यू हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर एमओसीएच की कम्युनिटी पार्ट की जो 25 मार्क्स का आएगा उसकी क्लासेस आप ले सकते हैं। सारी क्लासेस टॉपिक वाइज विद थ्योरी विद एमसीक्यूज हमने करवाई है, तो आप जाकर अच्छे से क्लासेस कर लें। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 75 मार्क्स का, जैसे आप आयुर्वेद से भरेंगे तो आयुर्वेदिक का पार्ट आएगा, यूनानी से भरेंगे तो यूनानी का पार्ट आएगा। 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन रहेगा, 25 मार्क्स का आपका कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट रहेगा। तो उसकी हमने क्लासेस करवा दी है, जिसकी क्लासेस हमारी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से विजयनगर एम्पायर के बारे में, यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी साल 1336 ईस्वी के अंदर। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, भक्ति सम्राट और विजयनगर के ये संस्थापक थे। इनका केंद्र था हम्पी, कर्नाटका के अंदर। और इनका उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुसलमान सुल्तानों के आक्रमण से रक्षा और हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना। और भौगोलिक विस्तार के अंदर देखिए, दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र है, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। प्रमुख व्यापारिक नगर थे इनके हम्पी, पुडुकोट्टाई, बल्लारी, बारामुल्ला। समुद्री व्यापार के लिए मालाबार तट और बंगाल की खाड़ी पर निर्भरता थी। ठीक है, अब हम देखते हैं हरिहर एंड बुक्का के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो इनका काल था 1336 से 1377 ईस्वी तक का। स्थापना, ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुसलमानों के आक्रमणों से हिंदू की रक्षा करना। और इनका प्रमुख योगदान था, साम्राज्य की नींव रखी इन्होंने और हम्पी की राजधानी बनाया। प्रशासनिक संगठन के लिए राज्य और जिलों में बांटा और सैन्य शक्ति का निर्माण किया। हथियारों और घुड़सवार सेना का उपयोग देखा गया। इनके कार्यकाल के अंदर महत्व था, इनकी मेहनत से विजयनगर साम्राज्य स्थिर हुआ और आगे विस्तार संभव हुआ हरिहर बुक्का के कार्यकाल के अंदर। अब हमारे पास आया राम राया, यानी इसे देव राया भी बोलते हैं। इनका कार्यकाल था 1424 से 1446 ईस्वी तक का। विवरण था इनको, राम राया फर्स्ट को विजयनगर का सशक्त शासक माना जाता है। इनका प्रमुख योगदान था सैन्य विजय, यानी दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कला और साहित्य में इनका योगदान था। तेलुगु और कन्नड़ को इन्होंने बढ़ावा दिया था। वाणिज्य के अंदर विदेशी व्यापारियों, अरबी, पुर्तगालियों के साथ इन्होंने व्यापार बढ़ाया था। और इनका महत्व था साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण भारत के बाहर भी महसूस किया जा सके, यानी इनको दक्षिण भारत के अलावा पूरे भारत पर अधिकार स्थापित करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट आए इनके बाद में कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का कार्यकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक। और इनका विवरण था विजयनगराज्य साम्राज्य का स्वर्ण युग। इनका कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य है उसका स्वर्णिम युग माना जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि किसके कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है, तो कृष्णदेवराय के कार्यकाल में। ठीक है, इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी सैन्य विजय, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा और अन्य दक्षिणी भारतीय सुल्तानों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक इनका
विस्तार किया था अपने राजधानी का। और सांस्कृतिक योगदान इनका था तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देना और मंदिरों में निवेश, जैसे कि विठुतल मंदिर और हम्पी जैसे मंदिरों के निर्माण में इन्होंने विशेष योगदान दिया। अर्थव्यवस्था जैसे कृषि और व्यापार में सुधार देखने को मिला। इनका महत्व था। कृष्ण देवराय विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता था। अब हम देखते हैं तिरुमल्ला के बारे में। तिरुमल्ला का कार्यकाल था 1529 से 1542 ईस्वी तक। ये कृष्ण देवराय के उत्तराधिकारी थे। इनका प्रमुख योगदान था कृष्ण देवराय की उपलब्धियों को बनाए रखने का प्रयास करना और सैन्य संघर्ष जारी रखना, लेकिन विजय उतनी बड़ी इनको प्राप्त नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं महत्व। तो साम्राज्य को संभाले रखा था इन्होंने, और लेकिन इनकी शक्ति में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं सांबा देव राया के बारे में। इनका कार्यकाल था 1542 से 1570 ईस्वी तक। इनका विवरण देखा जाता है तिरुमल्ला के बाद शासक के रूप में, और इनका प्रमुख योगदान था बीजापुर गोलकुंडा के खिलाफ सुरक्षा और राज्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना। और महत्व इनके साम्राज्य का धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः तालीकुट युद्ध में ये हार गए थे। अब हम देखते हैं राजनीतिक और सैन्य संगठन के बारे में। तो केंद्रीय शासन इनका राजा सर्वोच्च माना जाता था। प्रमुख मंत्रियों के माध्यम से प्रशासन चलता था। और सैन्य संगठन में जिसमें भारी घुड़सवार सेना और हाथियों का प्रयोग होता था। किले मजबूत और गठबंदी के साथ देखने को मिलते थे। साम्राज्य की रक्षा के लिए मुस्लिम सुल्तानों जैसे गोदावरी, बीजापुर और गुलबर्गा के खिलाफ लगातार युद्ध चलता रहा। अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था देखी जाती थी। नदी तटों पर सिंचाई देखने को मिलती थी। व्यापार आंतरिक मसाले, कपड़ा, धातु आदि का व्यापार अधिक देखने को मिला। और बाहरी पुर्तगालों और अरबियों के साथ समुद्री व्यापार भी देखने को मिला। कर प्रणाली में भूमि कर और व्यापार कर मेनली चलता था। अब हम देखते हैं धर्म और संस्कृति। इनके कार्यकाल में धर्म और संस्कृति का कैसा प्रचार हुआ। तो हिंदू धर्म का संरक्षण हुआ, भक्ति आंदोलन का समर्थन देखा गया, मंदिर का निर्माण देखा गया, जैसे कि विट्ठल रंगनाथ मंदिर हम्पी में है। विस्तृत शिल्प कला और मूर्तिकला देखने को मिली। साहित्य के अंदर इनके तेलुगु और कन्नड़ साहित्य को इन्होंने बढ़ावा दिया। राजा कृष्ण देवराया का प्रसिद्ध ग्रंथ और अमरकोश और अष्टादश पुराण देखने को मिला। ये मेन साहित्य थे। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण देखते हैं। साल 1565 ईस्वी के अंदर इनका मुख्य कारण था पतन का तालीकोट युद्ध हुआ, जिसमें 1565 ईस्वी में तो बीजापुर और गोलकुंडा के मुसलमानों से इनकी हार हुई। सैन्य और प्रशासनिक कमजोरी के कारण इनका परिणाम हुआ हम्पी का विध्वंस हुआ। साम्राज्य छोटे हिस्सों में बंट गया। और इनका महत्व देख लेते हैं। ये दक्षिण भारत का सबसे मजबूत हिंदू साम्राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य था। हिंदू कला, संस्कृति और मंदिर स्थापत्य का बहुत ज्यादा विकास देखा गया इनके कार्यकाल के अंदर। कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था में उन्नति देखने मिली इनके कार्यकाल के अंदर। और भक्ति आंदोलन और साहित्य का संरक्षण देखने को मिला इनके कार्यकाल के अंदर। अब हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, यानी ट्रिपलेट स्ट्रगल के बारे में। अभी हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उनके कौन कौन से राजाओं ने राज किया, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही और कैसे साम्राज्य का पतन हुआ। अब हम देखते हैं ट्रिपलेट स्ट्रगल के बारे में। इसकी परिभाषा देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो 8वीं से 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कन्नौज सत्ता को लेकर 3 शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा। अभी 3 शक्तियां कौन कौन सी है इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली शक्ति है गुज्जर जो प्रतिहार, जो मुख्य रूप से पश्चिम भारत में देखने को मिलते हैं। पल्लव जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार में देखने को मिलते हैं। बौद्ध शासन के रूप में इन्होंने शासन किया। राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। लक्ष्य था इनकी कन्नौज और उनकी सत्ता पर नियंत्रण करना। इसका कारण देखते हैं। कन्नौज का जो आर्थिक और राजनीतिक महत्व था वो उत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। क्षेत्रीय सत्ता बढ़ाने की लालसा में तीनों साम्राज्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे पल्लव और राष्ट्रकूट बौद्धों और हिंदू प्रभाव को फैलाना चाहते थे। इनकी मुख्य घटनाएं देखिए। 8वीं शताब्दी के अंत में संघर्ष शुरू हो गया था। प्रारंभिक चरण में पल्लव और प्रतिहार के बीच में संघर्ष देखने को मिला। और प्रतिहार बनाम पल्लव, जो प्रतिहार ने उत्तर पश्चिम से आक्रमण कर कन्नौज पर अधिकार जमा लिया था, तो राष्ट्रकूटों की मध्य भारत से हस्तक्षेप इसमें देखने को मिला और वे भी कन्नौज की सत्ता लेने के लिए आ गए, कन्नौज की सत्ता में हिस्सा लेने के लिए। अंतरिम विजेता कई बार कन्नौज पर शासन बदलता रहा। अंततः प्रतिहारों ने कन्नौज पर स्थायी शासन प्राप्त कर लिया था। परिणाम स्वरूप देखिए, प्रतिहारों का उत्तर भारत में प्रभुत्व विशेष रूप से कानपुर और ग्वालियर क्षेत्र में रहा। भारत में सामरिक और राजनीतिक संघर्षों का विकास क्षेत्रीय राज्य के बीच
सत्ता संघर्ष बढ़ गया। बौद्ध संस्कृति पर प्रभाव, पल्लव और राष्ट्रकूटों का प्रभाव कम हो गया। सत्ता का केंद्रीकरण में स्थायित्व नहीं रहा और कन्नौज लगातार संघर्ष का केंद्र बना रहा। ठीक है, अब इसकी महत्व देखते हैं। यह संघर्ष राजनीतिक केंद्रों और साम्राज्यों के बीच सत्ता को संघर्ष को दर्शाता है। उत्तर भारत के मध्यकालीन राजवंशों की भूमिका निभाने में मदद करता है। कन्नौज का राजनीतिक और आर्थिक महत्व स्पष्ट करता है। अब प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार पश्चिम भारत में जो थे उनके ओरिजिन के बारे में देखते हैं। उद्भव और क्षेत्र। प्रतिहारों की उत्पत्ति गुर्जर समुदाय से मानी जाती है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, मालवा, गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र में शासन करते हैं। उनका केंद्र शासन मुख्य रूप से अलवर और मथुरा का क्षेत्र था गुर्जरों का। ठीक है, और इनमें महान शासक थे, वो थे मिहिर भोज। प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, जो था मिहिर भोज। और प्रतिहारों ने कन्नौज और ग्वालियर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और विशेषताएं और योगदान देखिए। उत्तर भारत में संघर्षशील और सशक्त साम्राज्य बना। कला और स्थापत्य, गृहस्थ मंदिर और किले देखे गए। उत्तर भारत के हिंदू सांस्कृतिक और राजनीतिक में मुख्य भूमिका निभाई। मुसलमानों के शुरुआती आक्रमण से भारत की रक्षा को दीवार बनाया गया। और पल्लव साम्राज्य के बारे में देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल और बिहार में मेनली देखने को मिलते हैं। इनका ओरिजिन देखते हैं तो पल्लव वंश है। पल्लव वंश का उद्भव बिहार और पश्चिम बंगाल से हुआ है। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। इनका साम्राज्य गंगा और भरत क्षेत्र में फैला हुआ था। और इनके जो महान शासक थे वो गुप्त वंश के शासक पल्लव शासक थे, जैसे धर्मपाल और गोपाल। और इनका कन्नौज पर प्रभाव महत्वपूर्ण था। विशेष योगदान देखते हैं तो बौद्ध धर्म और विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला के संरक्षक थे ये। कला और संस्कृति, मूर्तिकला और चित्रकला और शिल्पकला का विकास में इनका विशेष योगदान था। प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत सेना और राज्य की संरचना करते थे और प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ लगातार सत्ता संघर्ष में ये रहे थे। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। अब हम देखते हैं इनके राष्ट्रकूटों के उद्भव के बारे में। तो राष्ट्रकूटों का उद्भव का स्थान देखा जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। और उनका साम्राज्य दक्षिण भारत से मध्य भारत तक फैला होता है, विशेष रूप से मध्य और पश्चिम भारत में। महान शासक इनके थे अमृता राष्ट्रकूट और कृष्णा वन जैसे शासक इनके महान शासक थे। उन्होंने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी ये भाग लिया था इन्होंने। इनकी विशेषताएं और योगदान के बारे में देखते हैं तो स्थापत्य कला, एलोरा और खंजीरंगा की गुफाएं बनाने में इनका विशेष योगदान था। प्रशासनिक दृष्टि से काफी मजबूत सेना और केंद्रिक शासन में प्रचलित थे। राजनीतिक महत्व था इनका। उत्तर भारत और मध्य भारत में सत्ता का विस्तार और महत्वाकांक्षी थे ये। तो ये पढ़ा हमने आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। अब यहाँ पे हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन जो इतिहास है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्य भारत की जो इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से। और आइए हम इस क्लास के एमसीक्यूज देखते हैं। हमने हमारी क्लास में आपके लिए थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, आपके कोई भी प्रकार से क्वेश्चन आए तब। और दूसरा कि आपको स्मार्ट नोट्स मिल रहे हैं, अनवांटेड थ्योरी वगैरह नहीं है, स्मार्ट नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको जो पढ़े वो पिन टू पॉइंट रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए हुआ था? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, कन्नौज, मदुरै, वारंगल। आप सभी को पता है कन्नौज इसका आंसर होगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बंगाल, राजस्थान और मालवा, मध्य प्रदेश या गुजरात? आप सभी को पता है राजस्थान और मालवा से प्रतिहारों का संघर्ष देखा गया था, मुख्य केंद्र था। पल्लव और पाला साम्राज्य किस धर्म के संरक्षक थे? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। तो आप सभी को पता है इनका बौद्ध धर्म के ये संरक्षक थे, पल्लव या पाला साम्राज्य। ठीक है, राष्ट्रकूटों का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल या कश्मीर? तो आप सभी को पता है मध्य भारत और दक्षिण भारत था राष्ट्रकूटों का मुख्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1346 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में या 1509 ईस्वी में? तो आप सभी को पता है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के काल में माना जाता है?
हरिहर फर्स्ट, कृष्णदेव राया, राम राया या फिर तिरुमल्ला। तो आप सभी को पता है कृष्णदेव राया के समय विजयनगर को स्वर्ण युग माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, मैसूर, मदुरै, बेंगलुरु। तो आप सभी को पता है हम्पी थी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा युद्ध 1565 का परिणाम क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ था या प्रतिहार साम्राज्य मजबूत हुआ था? तो आप सभी को पता है इस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेवराय ने किस क्षेत्र में विजय प्राप्त की है? केवल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केवल आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आप सभी को पता है उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में किन तीन शक्तियों ने कन्नौज के लिए संघर्ष किया था? पल्लव, चोल, प्रतिहार, पाला, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, प्रतिहार, गुलाम, पल्लव। तो आप सभी को पता है प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट ने इसके लिए संघर्ष किया था और इन्होंने तीनों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट लिया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास की थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लासेस। और साथ में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी वहाँ पे मिलेगी, प्रीवियस कोई भी क्लास की पीडीएफ है तो भी वहाँ मिलेगी, और अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।